बिना बुनियाद की इमारत नहीं खड़ी की जा सकती, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। और हमें यदि अपनी सफलता का वृक्षारोपण करना है तो हमें बुनियाद ढूंढनी होगी और बीज ढूंढना होगा। कामयाबी कोई हवाई किला नहीं है जो बिना किसी आधार का झूलता रहे। यह एक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, वो बिजली का करंट है जिसे किसी न किसी वॉल सॉकेट की ज़रूरत होती है। नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन को। मोटिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू हाउ टू लिव योर लाइफ। ये सिर्फ आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी में हर एक पल, हर एक क्षण आपके साथ कदम मिला के चलता है। समझ दैट। ओके, तो एक कामयाबी की बात करते हैं मोटिवेशन की, कि किस तरह से मोटिवेशन हमारी कामयाबी में हमारी साथ देती है, इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या करना है। बहुत बेहतर रणनीति के साथ हमें काम करना है। करना क्या है, हम पहले क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन के बाद हम थ्योरीज करेंगे, फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरीज, फिर क्वेश्चन और थ्योरीज। इस तरह से आपका एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट होगा क्लियर होता जाएगा, और इसके रिगार्डिंग आप उसके प्रैक्टिस सेट यानी कुछ क्वेश्चन को भी आप कर पाओगे। बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा गाइज। बट आपको पेशेंस बनाकर आपको थोड़े टाइम तक चैनल पे रुका रहना होगा, देखना होगा। ओके, तो चलिए पॉइंट पे चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि असत कथन की ज्ञात कीजिए। असत कथन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि अप्रेरणा के द्वारा एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कि जो अप्रेरणा होती है, अप्रेरणा आंतरिक कल्पना अवस्था है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है यह शक्ति को क्या करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर ले जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है यह लक्ष्य निर्दिष्ट अप्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति समाप्त हो जाती है, यानी लक्ष्य के प्राप्ति के बाद जो अप्रेरणा होती है वह समाप्त हो जाती है। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आप जरा बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, प्लीज कम ऑन, जस्ट रिप्लाई फास्ट। 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि अप्रेरणा के द्वारा एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जी नहीं, यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन यही गलत है, ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। क्यों गलत है, अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे सर एक गलत कैसे हो सकता है, ये तो सही होता है, क्योंकि अप्रेरणा के द्वारा एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जी नहीं, जरूरी नहीं है कि अप्रेरणा द्वारा एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हमेशा हो। क्यों, क्योंकि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, दोबारा ज़िंदगी में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए कम से कम 25 से 30 लाख बच्चों ने, स्टूडेंट ने फॉर्म डाला हुआ है। लेकिन क्या उस 25 से 30 लाख बच्चे में से सभी बच्चे के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मुश्किल से हर साल 5 से 10 लाख बच्चे मुश्किल से पास होते हैं 25 से 30 लाख बच्चों में से। तो लेकिन ऐसा हम तो कह नहीं सकते ना कि जो बच्चे थे, जो 20 लाख फेल हो गए बच्चे, क्या वो मोटिवेटेड नहीं थे? क्या वो प्रेरित नहीं थे? जी हाँ, बिल्कुल थे। लेकिन यह अप्रेरणा ये दर्शाती है कि अप्रेरणा होते हुए भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए यह क्लियर बात होता है कि अप्रेरणा द्वारा अप्रेरित व्यवहार हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। कभी कभी होती है, अक्सर हो जाती है, लेकिन हमेशा नहीं होती है। क्लियर। और दूसरी बात करते हैं कि अप्रेरणा आंतरिक काल्पनिक अवस्था है। बिल्कुल हाँ, अप्रेरणा आंतरिक और काल्पनिक अवस्था है। इसको अभी हम समझेंगे, अप्रेरणा की विशेषताओं में समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन में समझेंगे। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति की ओर ले जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ले जाता है, इसको भी समझेंगे। और यह लक्ष्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। आगे आने वाली, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ठीक। यहाँ पे देखिए, इस स्लाइड को देखिए, बहुत अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन ये है कि कुछ हमारे सामने जो अप्रेरणा की विशेषताएं हैं ये हमारे सामने दी गई हैं। हमने कहा, इसके पिछले क्वेश्चन में हमने अभी बताया था कि अप्रेरणा आंतरिक अवस्था है, अप्रेरणा काल्पनिक अवस्था है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है, आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है सीटेट का,
सीटेट का फॉर्म भरे हुए हैं तो आप पढ़ाई भी डेली करते होंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप करके आप मौज मस्ती करने चले गए, 2-4 महीने बाद जब जुलाई में एग्जाम आएगा तो आप पेपर दे के चले जाएंगे। इट इज़ पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यू विल नॉट डू द सेम थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। यू ऑलवेज ट्राई टू क्रैक योर एग्जाम व्हाइल टीचिंग, व्हाइल रीडिंग। ओके, तो हम कहने की बात है कि आप जब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप क्या करते होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे, जाहिर सी बात है। आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर पढ़ाई करते होंगे, 4-5 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते होंगे। ओके, तो ये जो पढ़ाई करने का जो प्रेरणा, जो पढ़ने का विचार आया, वो आपके अंदर से ही आया, बाहर से तो आया होगा नहीं, वो खुद के अंदर से आया होगा, क्योंकि हमें खुद क्रैक करना है अपना एग्जाम। तो जो अंदर यानी कि परिस्थिति, यही तो है हमारी प्रेरणा, जो हमें मोटिवेट कर रही है कि हाँ भाई पढ़ ले तो इसे एग्जाम क्रैक करना है। जब एक, इसलिए यहाँ एक आंतरिक अवस्था है, और जब आंतरिक अवस्था है तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप प्रेरणा, अगर हम कहें क्या आप प्रेरणा को देख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते ना, देखो भाई वो लड़का 5 किलो मोटिवेट है, क्या मोटिवेशन दिखाई देगा कि वो 5 किलो मोटिवेट है? नहीं दिखाई देगा। ओके, नहीं दिखाई देगा। इसलिए यह काल्पनिक अवस्था है, और काल्पनिक अवस्था है इसलिए इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? क्योंकि आप सुबह उठकर 5 बजे पढ़ रहे हैं, दौड़ जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ ये बालक पढ़ता है, ये बालक कर सकता है एग्जाम, क्योंकि ये इतना पढ़ता है, इसलिए कोई उसका अनुमान लगाता है। एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ, शायद वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब हनुमान जी क्या कर रहे थे, लंका को क्रॉस कर रहे थे। लंका में जब सीता माँ की खोज हो रही थी तो काफ़ी सारे बांदरी सेना के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के पास बैठते हैं। अब वहाँ सोचते हैं कि इतना लंबा समुद्र पार कौन करेगा। अब सब बोल रहे हैं कि मैं ऐठे कूद जाऊँ, मैं उठे कूद जाऊँ, मैं इधर चला जाऊँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं उतना कूद जाता हूँ। और कुछ बोलता है मेरी तो उम्र नहीं है तो मैं ऐसा कर जाता हूँ, मैं वैसा कर जाता हूँ। अब हनुमान जी बहुत आसानी से चुपचाप बैठे हैं कि भाई अपने बस की तो बात है नहीं, मेरे से तो ना हो पाएगा। वो चुपचाप बैठे हनुमान जी। इतने में थोड़ी देर बाद जामवंत जी आते हैं उनके पास, बोलते हैं भाई क्यों हो, क्या है, क्यों चुप बैठे हो आप? बोले अपने बस की बात नहीं है बाबा, अपने बस की बात नहीं है। लेकिन जब जामवंत जी ने कहा, क्या कहा कि कौन से काज कठिन जगमाही, जो नहीं होते तात तुम पाही, और क्यों चुपचाप रहे हो बलवाना, तुम में शक्ति असीम समाना, चुन बचन भैया बता आकारा तुम्हें नहीं तो पा रहा। और जैसे ही इतना ही सुनते हैं तुरंत बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद कूद जाते हैं, सीधा उड़ जाते हैं लंका की तरफ उसके लिए। ये जामवंत जी ने अनुमान ही लगाया ना हनुमान जी का, कि ये हनुमान जी ही ऐसे सेना में हैं जो इस लंका को, इस समुद्र को क्रॉस करके लंका जा सकते हैं। जामवंत जी ने उस तरफ क्या कहा, अनुमान ही तो लगाया, और हनुमान जी को जामवंत जी से मोटिवेशन मिला, तुरंत कूद गए जय श्री राम करके। ये क्या मोटिवेशन ही तो था, इसलिए इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। फिर बात करें कि अप्रिय स्थिति के गमन, हम बात कर रहे हैं अप्रिय स्थिति में गमन। जी हाँ, बिल्कुल अप्रिय स्थिति में आदमी जाता है। क्यों जाता है अप्रिय स्थिति में? आप सुबह 5 बजे उठकर पढ़ते हैं, सुबह 3 बजे उठकर पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं। ये क्या है? आप अपने सुख और शांति के लिए पढ़ते हैं? नहीं, उसमें आपको तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको आप फेस करते हो, तो ये अप्रिय स्थिति की ओर लेके जाता है आपको। ओके, इज दैट क्लियर माई पॉइंट? फिर बात करते हैं व्यवहार का निर्देशन। बिल्कुल हाँ, व्यवहार की दिशा का निर्देशन करता है। यह क्या करता है? व्यवहार की दिशा का निर्देशन करता है। कैसे करता है उसे समझते हैं। हम कह रहे हैं कि आप सीटेट की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सीटेट में मान लें आपने साइंस पढ़ रखा है, साइंस पढ़ा सका, साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट हैं। और जब आप साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं और सेकंड लेवल का आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो क्या आप होम साइंस पढ़ेंगे कि हम इसे भी पढ़ लेते हैं, या सोशल साइंस पढ़ेंगे कि हम इसे भी पढ़ लेते हैं, हमारे एग्जाम में आएगा? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके द्वारा एक निश्चित गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है कि हमें इतना ही पढ़ना है और हमें सही दिशा में पढ़ना है जिससे हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यह क्या करता है? एक व्यवहार का दिशा निर्देशन करता है। फिर बात करते हैं वह उद्देश्य की प्राप्ति तक चलता है। जी हाँ, जब मोटिवेशन उत्पन्न होगा, कब उत्पन्न होगा? जब कोई किसी वस्तु की हमें ज़रूरत होगी, और जब किसी वस्तु की हमें ज़रूरत होगी, हमें आवश्यकता होगी, नीड होगी, तो वह तुरंत क्या करेगा? उसके लक्ष्य प्राप्ति तक जाएगा।
जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक मोटिवेशन चलता है, और जब लक्ष्य की प्राप्त हो जाती है मोटिवेशन वहीं पे समाप्त हो जाता है। अब बात कर रहे हैं क्या हमेशा मोटिवेशन लक्ष्य की प्राप्त हो जाती है, उद्देश्य की प्राप्त हो जाती है? जरूरी नहीं है। हमने कहा जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अभी एक एग्जाम्पल में आपको बताया कि 15 लाख 20 लाख 30 लाख स्टूडेंट सीटेट का फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पास हो जाएं। सभी लोग तो पास होंगे नहीं, 15 से 20 लाख लोग फेल हो जाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया कि हमेशा जरूरी नहीं कि मोटिवेटेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करे। हम फिर बात करते हैं आकांक्षाओं की संतुष्टि। जी हाँ, आकांक्षाओं की संतुष्टि, जैसे हमें लक्ष्य की प्राप्त हो जाती है हमारी आकांक्षाएं संतुष्ट हो जाती हैं और हमारी एक्टिविटी रुक जाती है, और पुनः जब कभी लाइफ में कभी भविष्य में फिर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, फिर तुरंत हमारी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं, और आवश्यकताओं को जन्म लेते लेते हमारी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। ये भावनात्मक आवृत्ति, जी हाँ, क्योंकि बाह्य नहीं होती हैं, एक्सटर्नल नहीं है। अब मोटिवेशन बाह्य से थोड़ी दिखता है कि वो 5 किलोग्राम मोटिवेट है उसको पकड़ ले, वो हमारी भावनाएं होती हैं जिनके कारण हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो एक भावनात्मक जागृति भी होती है। अधिगम में सहायक है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि स्किनर ने ही तो कहा था कि मोटिवेशन इज द हाईएस्ट हाईवे ऑफ लर्निंग, कि जो मोटिवेशन होता है वो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, इसलिए यह अधिगम में भी सहायक होती है। थॉर्नडाइक भी नहीं कहा था, यही कहा था कि जब तक आप किसी कार्य करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं, जब तक किसी कार्य करने के लिए आप प्रेरित नहीं होते हो, जब तक किसी कार्य करने के लिए आप खुद से तैयार नहीं होते हो, तब तक आप उस कार्य को सीख नहीं पाओगे। तो ये अधिगम में सहायक है, और यह आवश्यकता से जन्म लेती है। हमने कहा बिल्कुल हाँ, सबसे पहली चीज़ यही है नीड्स के बाद ड्राइव के बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता का जन्म होता है, और आवश्यकता के बाद क्या होता है, हमें अंदर में मोटिवेशन उत्पन्न होता है, और हम उस कार्य को करने के लिए उस दिशा में अभिप्रेरित होते हैं। तो वीडियो में आज का वीडियो कैसा लगा गाइस, ज़रूर कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम आपके लिए बेस्ट से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।